एलईजे का मोडस ऑपरेंडी आज तक मेरा ख्याल है कोई भी मैच नहीं कर पाया। शिया गांव पर उसने हमला किया जहां पर आपस की लड़ाई में वो मारा गया। इज दैट ट्रू? वो जाके उन्होंने फोटो भेज दी और मियां नवाज को फैक्स भी भेजा, अखबारात को भी भेजी, और साथ में मियां साहब को ये कहा कि मैं इतने करीब था आपके। लिहाज कश्मीरी अगले दिन क्रॉस कर गए एलओसी, उस मेजर को मारा, उसका सर काटा, बैग में डाला, और फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। उन्हें जनरल मुशर्रफ को सर पेश किया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त उन्हें 2 लाख इनाम दिए। मलिक इसहाक जेल में है और जीएचक्यू पे अटैक हो जाता है। तो मलिक इसहाक ने अब अपने कड़के से पूछा, कौन हो तुम? तो कहा, तुम कौन हो? तो वहाँ पे उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हमारी सबसे पहले डिमांड तो मीर साहब ये कि आपको रिहा किया जाए। खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मलिक इसहाक के केसेस को सुना जाए। नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर बुखारी साहब, पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी और बहुत सी जगहों पर काम कर चुके हैं। मगर स्पेसिफिकली जिस वजह से मैंने आज इनको बुलाया है, सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वो ये था कि आपका एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, एक तवील एक्सपीरियंस है विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर आपने काम किया है टेररिज्म के ऊपर। अभी भी मुझे कोई इस तरह की चीज़ होती है जो मुझे समझ ना आ रही हो, कोई नया वाक़या होता है, पहलगाम के ऊपर भी जब इंडिया ने भी स्ट्राइक्स की, पहलगाम का वाक़या हुआ, तब भी मैंने आपको फ़ोन किया। तो मैंने सोचा कि ये आपकी जो इतनी सारी जो नॉलेज है वो अवाम तक भी पहुंचा के थोड़ा सा उनको भी एजुकेट किया जाना चाहिए। तो सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने स्पेसिफिकली इस टॉपिक को कवर करना कब स्टार्ट किया? ये वैसे तो जब से टेररिज्म की वेव खसूसी तौर पे पंजाब में शुरू हुई 90s में, उस वक्त 96 में मैं द नेशन में काम कर रहा था क्राइम रिपोर्टर के तौर पे। ठीक। तो उस वक्त कवर करते करते इनमें से कुछ जमातों से रूशनास हुए, या फिर इनसे शनासाई कुछ जमातें जब मार्ज़ वजूद में आई और उन्होंने मीडिया को बड़े जोर शोर से वो लेके जाते थे अपनी जगहों पे। तो उस वक्त भी लेकिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ उनके साथ। ठीक। फिर सही इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई, नया प्लेटफॉर्म आया था डेली टाइम्स, और उसके लिए जो है वो रिपोर्टिंग करती थी। साथ साथ इसी को ही कवर करते हुए मैं एक बैन अल-अक़वामी वायर सर्विस के साथ भी मुंसलिक हो गया। तो उनका भी जो फोकस था ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले टेररिज्म से। था, पाकिस्तान के हवाले से, चूंकि वॉर और टेरर में अल-कायदा के लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ। तो उसकी जो पहली खबर थी मुझे वो आज भी याद है। 2003 की बात है कि वो जिसे फ्लूक कहते हैं वो मेरा लगा, और मैं रॉयटर्स के लिए काम नहीं कर रहा था, और मुझे वो एक दोस्त ने कहा कि इस तरह कोई बड़ा देयर इज अ बिग कैच, तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, और कोई क्लूलेस थे। तो वो होता है ना कि इत्तफाकन इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। वो यासिर अल जजीरी नाम का अलकायदा नंबर 3 था, हयाताबाद से गिरफ्तार हुआ, और मैंने अपने दोस्त को पास ऑन कर दी। अगरचे बाई लाइन भी उसी की गई, लेकिन वो जो ब्यूरो चीफ था वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने फौरी तौर पे मुझे ऑफर कर दी कि जनाब आप पंजाब में हमारे लिए काम करें। और उसके बाद ये डेली टाइम्स में, चूंकि मैं चीफ रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहा था, तो ये बड़ी खबरें थी। और तो उसको करीब 30 साल हो गए हैं आपको 30 साल हो गए हैं इन इस लोगों से सब्जेक्ट को डील करते हुए। डील करते हुए। अब तो चूंकि बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, और फिर कुछ अंडरग्राउंड भी हो गए, कुछ टॉपल हो गए, और इसलिए कुछ जेलों में हैं, कुछ कुछ हाउस जेलों अरेस्ट में हैं। हैं। वो रवाबित तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन नो हाउ उनके बारे में अभी भी रखी जाती है। तो सर वो 96 में जब आपने स्टार्ट किया, आई थिंक कि ये वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान में एज सच तालिबान आना तो नहीं शुरू हुए थे, या दहशतगर्द तंजीमें जो थी वो उस तरह से एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा, और बाद में फिर ज़ाहिर है सिपाही मोहम्मद भी आ गई और इस किस्म की चीज़ें, ये ठोकर के पास उनका वो वही था। दौर था जी। उसमें तो कोई बड़े किरदार आपको याद हो? रियाज बसरा का नाम हमने सुन रखा है, मलिक इसहाक का नाम, लेकिन कोई आपको कोई 2-3 किरदार जरा ये तो जिनसे मुलाकात बात है, हुई? आपने रियाज बसरा का नाम लिया। रियाज बसरा 1985 का इलेक्शन लड़े थे गैर जमाती मजान के इलाके से, हल्का 90 जो पहले मियां नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। वहां से, सिपाही साहबा के प्लेटफॉर्म से। तो रियाज बसरा से शक्ल से मैं उस वक्त से वाकिफ था, और बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरी जो नेटिव हाउस है वो भी मजंग में है। जी, जी, जी। और एक दो जगहों पे उनसे मुलाकात भी उसी उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई। तो वो शनासाई पैदा हो गई। जब सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हुआ तो रियाज बसरा के साथ साथ मलिक इसहाक तो बाद की जी, जी, जी। पैदावार हैं। एक और कैरेक्टर थे अकरम लाहौरी, हुँ। वो उनका नाम मशहूर जी, हुआ। जी, जी, जी। दूसरी तरफ से फिर सिपाही मोहम्मद मार्ज़े वजूद में आई, और
उसमें वो गुलाम रज़ा नकवी और इस तरह के लोग कुछ सामने किरदार। आए। तो एक बड़ी खौफनाक वेव लाहौर में तो कम से कम चली। हुँ, यानी सुबह को एक सेक्ट का बंदा, शाम को एक सेक्ट का बंदा, फिर कई जगहों पे जिसे आप कहते हैं मैसेकर, हुँ, और मेरे जैसे बंदे के लिए क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है और वो जा रहा है, और इतना खौफनाक आगे से दोनों साइड से एंगर देखने को मिलता था, बड़ा खौफनाक था। और उसी दौरान मुझे 98 में ही, आपको याद होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हुँ। सेशंस कोर्ट में, जी, जी, बिल्कुल। जिसमें ज़ियाउर रहमान, मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी हुँ, जाँ बाग हुए और आज़म तारिक ज़ख्मी हुए, हुँ, और हुँ, 23 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स भी हुँ। गए। कल्प्रिट पकड़ा गया, महरम अली और या मुहर्रम अली, ठीक। हैंगिंग हो गई। तो ये वो दौर था जब अ, मैंने इनको फर्स्ट टाइम टच बेस किया, हुँ। और फिर 2003 ऑनवर्ड ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये इनमें से कुछ किरदार हैं जो कि बड़ी 1-2 किरदार तो ऐसे हैं, मसलन रियाज़ बसरा है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी एक उसका वाक़या मशहूर है, जो कि रिपोर्ट भी हो चुका है बहुत मर्तबा। साथ ही मियाँ साहब के दौर में भी ये खबर आई कि जी उसको कत्ल कर दिया गया, यानी पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुशर्रफ दौर में भी हुआ, लेकिन इन द एंड उसका अंजाम कुछ और हुआ। इसी तरह अकरम लाहौरी, इस तरह ये बताइएगा कि इनमें से किसी की ऐसी चीज़ जो आपने कवर की हो, मतलब थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि अकरम लाहौरी, रियाज़ बसरा वग़ैरह ये जो किरदार हैं, इनका किस तरह का दहशत कैसी थी? कहाँ पर ये किन जगहों पर अटैक करते थे? किन बड़े वाक़यात में ये मुलव्विस रहे? देखिए, कमाल ही ये दहशत फैलाई थी इन्होंने। हुँ, मसलन मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड में एक सुबह मुझे पेजर हुआ करते थे। हुँ, तो पेजर पे मैसेज आया एक सोर्स का कि कॉल मी इमीडिएटली अर्जेंट। मैंने जब कॉल की तो उसने कहा, पीछे से फायरिंग की वॉइसेस आ रही थी, यानी बुलेट साउंड्स हमें सुनाई दे रहे थे फ़ोन पे मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मोमिनपुरा पे अटैक हो गया है ग्रेवयार्ड में। हुँ, मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड में सुबह-सुबह लोग जुमेरात के रोज़ जाते हैं, ये शिया ग्रेवयार्ड है। तो इमीडिएटली मुझे याद है, मैंने ट्राउज़र ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसी तरह मैं उठा, एक स्पोर्ट्स बाइक थी मेरे पास, और मैं वहाँ ग्रेवयार्ड पहुँच गया। तो अभी वहाँ पे रेस्क्यू वर्क जो है वो स्टार्ट ही हुआ था। हुँ, हुँ, उसमें जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला, या और मैंने जब आई विटनेस से पूछा हॉस्पिटल में भी, और जो वुंडेड थे, तो उनमें से एक ने बताया कि एक बंदा जो है वो लंगड़ाता हुआ फायर कर रहा था, लेकिन बड़े ही हुँ, उसके हेड शॉट्स ले रहा था। हुँ, वो लंगड़ाता हुआ, जब मैंने दूसरे से पूछा तो उसने भी इसको वेरीफाई किया कि एक बंदा उसमें से लंगड़ा रहा था। तो उस पे मैंने खबर में एंगल दे दिया ये, जिस पे काफ़ी फिर द नेशन की बात है। आरिफ नज़ामी साहब ने मुझे बुला के पूछा कि ये आई विटनेसेस हुँ, ऑन द रिकॉर्ड थी? मैंने कहा जी बिल्कुल ऑन हुँ, द रिकॉर्ड थी। उसको फिर री-वेरीफाई किया, चूँकि वो आई विटनेसेस हुँ। हॉस्पिटल में ही थी। तो वो फिर अकरम लाहौरी का तो ये था कि वो उन पुलिस अच्छा, ये ऑफिसर्स, लंगड़ा जो है वो रियाज़ बसरा बसरा था, बिल्कुल रियाज़ ठीक। बसरा था। आई जस्ट वांटेड टू कन्फर्म अच्छा, कि वैसे आपकी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये इल्म में नहीं होगा ना कि वो लिम्प था हाँ, उनके। हाँ, हाँ। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब रियाज़ बसरा बूरेवाला के करीब बिहाड़ी में एनकाउंटर हुआ था, हुँ, हुँ, और वहाँ जब मारा गया तो वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी डेली टाइम्स के लिए। हुँ, हुँ, तो नजम सेठी साहब ने वो खबर जो है वो रखी, और फिर उसे जो है छापा उन्होंने बड़े खशू-व-ख़ज़ू के साथ, हुँ, क्योंकि उस वक़्त तक वो खबर किसी के पास नहीं थी। तो कि रियाज़ बसरा मारा कि गया। रियाज़ बसरा मारा गया है। व्हाट ईयर वाज़ दिस? ये 2000 गालिबन 2002 था। ठीक। ठीक है, डेली टाइम्स आ चुका अच्छा, था। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि 99 से 2002 तक एक केयरटेकर सेटअप था मुशर्रफ के दौर में, जिसमें वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे जो कि वज़ीर दाखिला भी थे, मोइनुद्दीन हैदर। मोइनुद्दीन हैदर। मोइनुद्दीन हैदर साहब ने एक ज़माने में ये दावा किया था कि रियाज़ बसरा को एनकाउंटर में हमने मार दिया है। अ, लेकिन एनकाउंटर में रियाज़ बसरा जो है वो, ये खालिद अहमद साहब ने जो किताब है उनकी सेक्टेरियन वॉर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वो कभी पुलिस ने नहीं मारा। 2 दफ़ा दावा किया, लेकिन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने कभी उसको नहीं मारा, बल्कि वो एक शिया गाँव पर उसने हमला किया जहाँ पर आपस की लड़ाई में वो मारा गया। इज़ दैट ट्रू? देखिए, ये इत्तला आई थी, बल्कि मुझे, अगर मेरी मेमोरी कभी-कभार बड़ा अच्छा काम करती है। हुँ, वो जिस बंदे ने मारा था उसका नाम था मुख्तार शाह। ठीक। लेकिन उसको स्टोरी बताया गया बाद में, और फिर हमारे मरहूम दोस्त थे, बड़े शानदार एसपी थे, जावेद शाह साहब। हुँ, हुँ, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि ये जी हमने मारा है। हुँ, और जावेद शाह साहब पहले ही हिट लिस्ट पे थे, जावेद शाह साहब की पूरी टीम हिट लिस्ट पे थी, लश्कर-ए-जंगवी के। क्योंकि उन्हीं के एक साथी थे, डीएसपी, बड़े दलेर आदमी थे, तारक कंबोह।
ठीक। उन्होंने अकरम लाहौरी, मतलब वो बीडन रोड पे गए हैं अपनी कार में, और उन पे कई अटेम्प्ट्स तारक कम्बो पे हुई। अच्छा। हाँ, वो सर्वाइव कर गए। वो बीडन रोड पे गए कि चलें आइसक्रीम खा लें चमन की। हुँ, तो वहाँ पे उनके साथ उनके 2-3 बंदे थे, हुँ, और प्लेन क्लोथ्स में थे वो, और कोई उनका वो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने देखा तो ये उन्होंने अपने एक सबॉर्डिनेट से पूछा, "ओए, ए तेनू अकरम लाहौरी नहीं लगदा?" हुँ, उसने कहा, हमने कहा, "सर लगदा है पर वो नहीं गा।" मैंने गौर से देखा तो उन्होंने कहा अकरम लाहौरी है, हुँ, और वो उतर के उन्होंने उसे जाके ग्रिप कर लिया अच्छा। और इस तरह उसे पकड़ा। हुँ, हुँ, ठीक है, मतलब, और उसके बाद एनकाउंटर नहीं, एम्बुश में वो शहीद हो गए। तो तारिक अम्बो साहब। तारक कपूर साहब। हुँ, तो जावेद शाह साहब ने अपने खाते में डाला, और फिर जावेद शाह साहब को जो थ्रेट लेवल गए, वो दरमियान में वो चाइना भी फिर गए कुछ अरसा, फिर वो रिटायर हो गए डीआईजी के रैंक से, और फिर बेचारों को प्राइवेट गार्ड्स पे ही डिपेंड करना पड़ता था, क्योंकि रियासत की जो हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। जब तक वो जब जब तक नौकरी पे थे। नौकरी पे थे, हुँ, और इतना बड़ा क्लेम करने के बाद यकीनी तौर पे उनकी जान को खतरा था। हुँ। बहरहाल वो शिकवा पुना ही रहे। मेरी बाद में 1-2 दफ़े, जब रिटायरमेंट के बाद 1-2 दफ़े फ़ोन पे बातचीत हुई, अ, लेकिन वो जो अच्छा, शिकवा ये था, क्लेम उनका था, लेकिन असल में वाक़या वैसे था जैसे खालिद साहब ने जैसे खालिद साहब ने किया, दिखाया। उसके के छत पे चढ़ के वो मुझे, जब मैं उन दिनों में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो मुझे पता चला मुख्तार शाह कोई मजलिस थी, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया, मुख्तार शाह ने फायरिंग शुरू हो गई, मुख्तार शाह ने छत पे चढ़ के फायर किए, उसमें उसके नतीजे में रियाज बसरा। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात लगती है कि अक्सर हम जो फ़िल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, तो ये होता है कि जो बदमाश होता है या जो बड़ा गैंग लीडर होता है, वो खुद मौके पर मौजूद नहीं होता, उसके बंदे जाकर काम कर रहे होते हैं। मगर ये आइडियोलॉजिकल एक इश्यू था या क्या वजह थी इसकी? इसका पैशन था, हुँ, पैशन था अपने हाथ से शियाइट्स को किलिंग। और फिर जो मोडस ऑपरेंडी था ना, हुँ, वो एलीजे का मोडस ऑपरेंडी आज तक मेरा ख्याल है कोई भी मैच नहीं कर पाया। हुँ, हुँ। यानी आप जो मूवीज देख रहे हैं आजकल हॉलीवुड की, उस तरीके की उनकी कार्रवाइयाँ होती थी। मसलन आपको याद होगा इरानियन कल्चरल सेंटर में जो है मैसेकर हुआ, वहाँ पे बंदे मारे जी। गए अंदर। वो आपको मैं बताऊँ, और बाकायदा आप पुलिस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस। उसका इस तरह हुआ कि एक बारात गुजर रही है, बारात कल्चरल सेंटर वाली रोड पे जब पहुंची है, तो उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी है। घोड़े पे दूल्हा सवार है, 7 बाराती हैं, 7 बैंड बाजा है, हुँ, और कल्चरल सेंटर के सामने शदीद आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजा भी बज रहा है, लोग भंगड़े डाल रहे हैं। वहाँ पे कोई 20-25 मिनट बारात खड़ी रहती है, और बारात उसके बाद आगे मूव कर जाती है, और अगले दिन सुबह पता चलता है कि अंदर मैसेकर हो चुके। वो बारात, वो दूल्हा, बैंड बाजे वाले, वो आतिशबाजी, वो सारे एलईजे प्लान्ड था। वॉव! तो तो इस तरीके के, अच्छा फिर ये या दूसरा, हुँ, एक टीजेपी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे पंजाब के, जुल्फकार नकवी साहब, ये चंद्राए के करीब, चौंगी अमर सदू के करीब रहते थे। अच्छा। उनका टारगेटेड किलिंग हुई, और वो टारगेटेड किलिंग की, वो एक रेडी वाला जो छलियां भून रहा होता है, हुँ, उसने अपने नीचे जहाँ से लकड़ियां जलाते हैं या लकड़ियां रखते हैं, वहां से AK-47 निकाल के उन्हें, और वो वहाँ 1-1.5 माह से रैकी कर रहा था। हुँ, हुँ, इसी तरह लाहौर की तारीख का पहला खुदकश हमला, हुँ, सुइसाइड, हुआ अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया में मस्जिद है हुँ। वहां पे। और वो जिस बंदे ने खुदकश हमला किया, वो तकरीबन 2 माह वहां पे रेडी लगाता रहा, ड्राई फ्रूट बेचता रहा। अच्छा। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ, कैसा वेल प्लान्ड हुँ। जो है वो एक्टिविटीज थी। और उसमें बड़ा मतलब इनका जो है वो एक नज़रियाती तौर पर ये नज़रियाती इनके तौर पर शदीद शदीद, नफ़रत शदीद, एक चीज़ थी। शदीद। और उसकी फिर उसके बाद जब अकरम लाहौरी जेल में चला गया, रियाज बसरा मारा गया, फिर आपके सामने कैरेक्टर आता है मलिक इसहाक मलिक का। इसहाक़। अच्छा, मलिक मलिक इसहाक़ पे हम बाद में उस क्योंकि वो है मियाँ साहब का दूसरा दौर, तीसरा। हम्म, दूसरे दौर में एक ऑपरेशन हुआ लश्कर-ए जंगवी के खिलाफ। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप 97 वाले दौर की 97 बात की कर दौर रहे की बात कर रहा हूँ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मियाँ साहब को वैसे तो समझा जाता है कि जी वो बड़े सुन्नी हैं और बड़े मतलब एक मज़हबी घराने से उनका ताल्लुक है। बट एट द सेम टाइम जो 2 बड़े सीरियस पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री के जो बड़े ऑपरेशंस दहशतगर्दी के खिलाफ हुए हैं, वो भी उन्हीं के दौर में 97 टू 99 और 2013 वाला जो दौर है। जो 97 वाला दौर था, इसमें लश्कर-ए जंगवी जो थी वो बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ असल में ऑपरेशन था। और कुछ वायर्स भी हैं जो मैंने पढ़ी डॉन की जो वायर सर्विस थी उसके ऊपर के जिसमें
जो कू से कुछ अरसा पहले 99 के कू से सितंबर अक्टूबर का जो अरसा है, उसमें भी ऐसी बातें थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि यहाँ से लोग जो हैं वो हमला करते हैं पाकिस्तान के शहरियों पर और उनको अफगानिस्तान में पनाह दी जाती है, मुल्ला उमर उनको पनाह देना बंद करे वगैरह वगैरह। और जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने जो आके तकरीर की एज प्रेसिडेंट, एज जो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो उस वक्त जब आए थे, जी उन्होंने जी टेक ओवर किया था। जी। तो जो उन्होंने पहला कौम से खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क से वो ताल्लुकात खराब कर रहे थे अफगानिस्तान से। ये जो दौर था इसमें बहुत ऑपरेशन हुआ, इसमें बहुत से लोग मारे गए और मावराए अदालत किलिंग्स की भी बात हुई। इसके बारे में ज़रा बताइएगा क्योंकि आप तो क्राइम रिपोर्टिंग उस वक्त कर रहे थे। उसमें बिल्कुल ऐसा हुआ और उसमें कई मामला इस तरह के भी हुए, मसलन आपने वो रियाज बसरा वाली बात हम्म। कि वो व्हील चेयर पे जी जी जी। प्लास्टर्स पहन के। वो ज़रा वाकया क्या था ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अखबारों के बारे में कहा जाता है अखबारों को तस्वीर भेजी। वो आप क्योंकि अखबार में काम कर रहे थे, यू मस्ट हैव सीन दैट। वो वाकया इस तरह हुआ कि मियां नवाज शरीफ की आदत थी कि वो खुली कचहरी मुनक्कद किया करते जी थे जी जी। मॉडल टाउन में हम्म। बाहर। और उन्होंने खुली कचहरी एज यूजुअल हुई, उससे पहले ये सारे स्टेटमेंट्स आ चुके थे, क्योंकि एक मसला ये था कि उसी दौरान आपको याद होगा माजी में जंग में जब ये सिपाही साहबा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो नासिर दुरानी साहब उस वक्त वहाँ पे थे, एसएसपी वाले, अच्छा, जो बाद में आईजी जो केपी। आईजीकेपी बने, ठीक। डेयरिंग ऑफिसर थे। उन्होंने वहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू किया तो एक दिन पता चला कि एक बख्तरबंद गाड़ी पे एंटी एयरक्राफ्ट आके लगी है। अच्छा। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न था। हम्म। और उसके नतीजे में चूंकि स्पेशल ब्रांच और आईबी हम्म। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये अपने दायरा असर को जो है वो बढ़ाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट्स मिली। फिर उसमें जो एक और बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था पंजाब के ऊपर, वो सादिक गंजी का असैसिनेशन था। ठीक। ईरानियन इधर जो थे हमारे कौंसल जनरल सही सही। लाहौर में, हम्म। तो वो भी एक बहुत बड़ा मामला था। तो ये फिर ईरान से ताल्लुकात बिटर हो रहे थे। हम्म। ये बात भी ठीक है कि मुल्ला उमर जब आए तो मुल्ला उमर की सबसे बड़ी जो उन्हें अफराधी कुव्वत फ्राहम जो करते थे, उनमें सबसे बड़ा नाम सिपाही साहब पाकिस्तान का था। हम्म। तो और कहा जाता है कि मज़ार शरीफ का जो मैसेकर था जी उसमें यहाँ से स्पेसिफिकली लोग जाए गए स्पेशली इस मैसेकर के लिए बिल्कुल। कि ये हमने करना है। और थोड़ा सा इसमें चले हम डाइग्रेस कर जाएंगे, मैं चले उसको बाद में मैं सवाल उसको करता हूँ बाद आपसे। में कर लेते हैं। तो ये वाली फैक्टर्स जो थे ना, वो उसकी वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा हो गई और फिर डिसीजन हुआ। और ये खाली पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन नहीं था, हम्म। उसमें ताकतवर हल्के भी शामिल थे। मैं ताकतवर हल्कों की बात करना चाहता हाँ, हूँ लेकिन सर। वो ताकतवर हल्कों में अब उस वक्त एक डिवीजन भी थी। हम्म। उस क्योंकि ये आप गौर करें ना, अभी जिहाद ओवर हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ जी। था, अफगान जिहाद जिसे हम कहते चल हैं। रहा था, परपेचुअल जहाद है हाँ वो तो हाँ। अभी तक चल रहा तो उसकी वजह से आप परवेज मुशर्रफ की भी जो स्पीच का आपने हवाला दिया, है। उससे आप अंदाजा लगाएं कि अंदर ही डिवीजन थी। बिल्कुल। ठीक है। उसके हालांकि मुशर्रफ साहब तो बड़े लिबरल लिबरल और आदमी थे। प्रोग्रेसिव सोच के हामिल थे। उसमें उसमें फिर ये डिसीजन किया गया और उसमें ये बात भी ठीक है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में सिपाही साहबा के हम्म। बहुत सारे लोगों को मारा गया। हम्म। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो मसले का हल नहीं बल्कि मसले को ख़राब करता है जाहिर है। और मुआशरे में नेगेटिव ट्रेंड्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ, फिर जब वो खुली कचहरी आई तो वहाँ पे मियाँ साहब जो हैं वो, एक बंदा आया गरीब के, जनाब इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके फ्रैक्चर्स हो गए हैं मल्टीपल, और इसके पास इलाज का कोई वो नहीं है। तो मियाँ साहब ने ख्वाजा रियाज महमूद, वो कुली कचहरी में असिस्ट किया करते थे, ठीक। तो उन्हें कहा कि ये देखो इसको। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये नंबर ले लें और इनका नंबर ले लें और फिर बाद में इनको देखिएगा। तो जाके उन्होंने फ़ोटो भेज दी और मियाँ नवाज शरीफ को फैक्स भी भेजा, हम्म। अखबारात को भी भेजी, और साथ में मियाँ साहब को ये कहा कि मैं इतने करीब था आपके, हम्म। तो आप जो है वो इस पे खुली कचहरी जो है वो मियाँ साहब की आमद बंद हो गई। हम्म। फिर वो खुली कचहरी जो पीएमएलएन के लोकल लीडर्स, मुझे ख्वाजा रियाज महमूद का नाम याद है कि वो किया करते थे। और फिर मियाँ साहब रायविंड में उसको शिफ्ट कर दिया, अगर होती भी थी तो वो रायविंड में होने लग वो गई। क्लोज डोर किस्म की क्लोज थी। डोर थी फिर। लेकिन यहाँ पे जो हो रही थी वो रियाज महमूद और इस तरह के लोग ही जो है वो करना शुरू हो गए। मियाँ नवाज शरीफ पर एक कातिलाना हमला भी हुआ रायवेंट जनवरी में जनवरी 1999। जी मैंने जी। स्पॉट कवर किया था, उस पुल के नीचे तक गया था, वहां पे मैंने वो अजाब ही देखे थे, जिसपे चूंकि उस वक्त जावेद शाह साहब की मैं बात जिनकी कर रहा हूँ, वो एसपी सदर थे। अच्छा। तो वो उनका हल्के उनके जुरिस्डिक्शन में था वो सारा ठीक कुछ। ठीक। तो औरंगजेब बरकी
जो हैं वो आईजी पंजाब थे। हुँ, हुँ। तो उधर मैं गया तो पूरे मीडिया को किया हुआ था, दूर रखा हुआ था। तो जावेद साहब से मैंने जाके एलॉय किया। मैंने कहा मैं नीचे जाके देखना चाहता हूँ मौका वारदात। हुँ, वो उन्होंने कहा चलो आओ चलें। हुँ, मुझे नीचे ले गए। फिर मैंने कोट्स उनसे लिए कि ये क्या है। हुँ, उन्होंने कहा दो चीज़ें हैं, या तो ये बंदा फिट करते हुए फट गया, हुँ, या फिर ये है कि जब इसे डेटोनेट किया गया तो ये कोई और बंदा था जो इसकी जद में आ गया। हुँ, तो वो बाद में फिर वो इन्वेस्टिगेशंस में यही हिसाब लगा कि वो उसको प्लांट करते हुए डेटोनेशन हुई हुँ, हुँ। है। चूंकि वो राहगुजर तो नहीं थी, लेकिन इसने भी फिर एक टल्ली खड़का दी ज़ाहिर-सी बात है। कि आपके रास्तों पे भी अब जब इस तरह अच्छा के। और उस वक़्त जो मैंने पढ़ा बीबीसी की ग़ालिबन रिपोर्ट थी और मुशाहिद हुसैन सैयद उस वक़्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे। जी। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर का काफ़िला था वो 10 मिनट लेट था, जी। जिसकी वजह से वो बचत हो गई वरना वो तो ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, वो डेटोनेट फिट करते हुए फट गया, आपकी एंड क्या हुआ उस मामले का? उस मामले का एंड ये हुआ कि उस पे सीरियस नोट लिया गया और फिर हमने ऑपरेशन तेज कर दिए। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे लोग पकड़े गए। हुँ, और क्योंकि मतलब एक दफे आपकी खुली कचहरी में हो गया, फिर उसके बाद दोबारा हो गया। हुँ, तो फिर वो आखिरी दौर में अगर आप उठा के देखें फाइल्स, तो आपको नजर आएंगे कि एनकाउंटर्स बढ़ गए हुँ, पंजाब में। हुँ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो वही दौर था जब फिर रियाज बसरा अफगानिस्तान ठीक। चले गए। और वहाँ पे फिर हम उन्हें कहते रहे कि यहाँ पे कैंप बंद करें, ट्रेनिंग कैंप्स बंद करें, कई लेटर्स लिखे पाकिस्तानी मुल्ला उमर हुकूमत ने को। मुल्ला उमर को। हुँ, लेकिन उनका भी मसला ये था कि उनकी तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इधर से आ रही बिल्कुल, थी। बिल्कुल। बल्कि जो ये भी कहा जाता है कि अदर देन अदर फैक्टर्स, वो जो उनका अपना ग्रुप कंसोलिडेट किया था जब उन्होंने राइज किया, हुँ, तो उसमें भी स्ट्रेंथ इधर से गई, लोग अफराधी कुवत इधर से गई, मैन पावर सारी इधर से गई। और फिर सबसे बड़ा मसला ये था कि मसलन कुछ और जो वॉरलॉर्ड्स कह लें, या आप उन्हें जिहादी लीडर कह लें और आजकल के दहशतगर्द कह लें, हुँ, मसलन मसूद अजहर, हुँ, इन्होंने मौलाना आजम तारिक ने इनका निकाह पढ़ाया था अच्छा, लाहौर में ही। अ, ठीक। और दूसरे जो लीडरान थे दूसरी हरकतुल अंसार के या हरकतुल मुजाहिदीन के और हरकतुल जिहाद इस्लामी के, हुँ, वो सारे भी इनके साथ ये अटैच। एक ही ऑर्गनाइज़ेशन है जो मुख्तलिफ नामों से नहीं, है? ये एक ही स्कूल के लोग हैं हुँ, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं। ठीक, और एक दूसरे से इनका वर्किंग कोऑर्डिनेशन बहुत क्लोज़ है। क्लोज। ठीक। अच्छा ये जो मैं उस वक़्त आपसे बात करने जा रहा था वो मज़ार शरीफ का ज़िक्र हुआ और ये तो हमें पता है कि जो तालिबान हैं उनको अफ़रादी क़ुव्वत कहीं से भी मैसर आई हो लेकिन जो उनको एक सरकारी सरपरस्ती वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो एक राब्ता था उसको फ़ैसिलिटेट करना जिसे कहते हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था, नसीरुल्लाह बाबर साहब थे और उसमें ज़ाहिर है कि आपने जैसे कहा एक परपेचुअल जिहाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जारी है मुसलसल। इनका क्या किरदार था इन दोनों को आपस में आपको डॉन लीक्स भी याद है। अभी कुछ अरसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस तरह की हालाँकि वो तो खुद भी उनको भत्ता-शत्ता देते हैं। इनका क्या किरदार था? वही जो मैंने आपसे ज़िक्र किया डॉन की वायर सर्विस का जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपोज़िट है क्योंकि फ़ॉरेन ऑफ़िस से उसकी उलट स्टेटमेंट आ रही है कि ये जो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़ पंजाब ने बात की है, ये गलत है और जो प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, ये गलत है और ये कह रहा है फ़ॉरेन ऑफ़िस पाकिस्तान का। ये जो यानी कि अगर फ़ॉरेन ऑफ़िस कह रहा है तो फिर कौन कह रहा है हमें खुद ही समझ आ जाना चाहिए। तो ये क्या आपने इस तरह की कोई चीज़ें नोटिस की आपके रिपोर्टिंग के दौर में आपके सामने कोई इस तरह की बातें आई हों? बहुत सारी चीजें नजर भी आती हैं, लेकिन फिर एक चीज होती है नेशनल इंटरेस्ट, हुँ। उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। सर वो तो पुरानी बात है ना पुरानी 30 साल बात हो हो गए गई। वो तो। हमारे जो पहले अब तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो पहले एडिटर इन चीफ थे रहमत शाह अफरीदी मरहूम, फ्रंटियर पोस्ट। फ्रंटियर पोस्ट वाले, हुँ, वो बेचारे दुख की बात है कि एक ऐसे केस में जो कि डूबियस केस था उसमें उन्हें पहले सजाए मौत हुई। हुँ, फिर वो उम्र कैद में उसे कन्वर्ट किया गया और फिर वो पैरोल पे बाहर आए, लेकिन तकरीबन उम्र कैद पूरी करके हुँ। वो एक दफे स्पेशल मिशन पे थे। और स्पेशल मिशन ये था कि अहमद शाह मसूद के हिरासत में कुछ पाकिस्तानी हैं, अच्छा। उनको छुड़वाना है। ठीक। और साथ में अहमद शाह मसूद ने वहाँ पे हमारा कोई जो है वो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग को नजर आतिश किया था। हुँ, तो वो भी दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और अहमद शाह मसूद के दरमियान कोई थोड़ी सी ट्रूस टाइप की सिचुएशन पे लेके आना है। ठीक। तो उस पे वो रहमत शाह अफरीदी साहब मुलाका, और ये बात रहमत शाह अफरीदी
साहब के मुंह से हमने बाद में सुनी है, पहले दूसरी तरफ से कंफर्मेशन 2-3 तरफ से हो चुकी थी। वो जो हमने अफराद लेने थे ना, वो वही थे जो इंटेल के लोग थे, अच्छा। और वो उन्होंने पकड़ लिए। हम्म। और फिर जो है वो अफरीदी साहब तो डिप्लोमेटिक मिशन सॉर्ट हो गया ना। डिप्लोमेटिक मिशन ठीक। पे गए, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने क्योंकि अहमद शाह मसूद उनके साथ बड़ा प्यार करता था, अच्छा। बड़ी एहतराम का रिश्ता था उनका। तो चूंकि कोई अफरीदी साहब जो हैं वो प्रेशियस स्टोन का बिजनेस करते थे, हम्म। तो वो वादी पानशीर में, आपको पता है, दुनिया का बेहतरीन हम्म। एमराल्ड और सफ़ायर होता है, जी जी जी। तो वो ताल्लुक उनका था, तो वो छुड़वा के भी बंदे लाए थे, ठीक। अनसंग हीरो हम्म। जो जेल में रहा और फिर एंड पे। और उसके साथ साथ अभी भी जब ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है, जब अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई हैं, तो मैं आपको बड़ी ऑन अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आई कैन टेल यू कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना ऑपरेशन जो है वो कुछ देर तक डिले किया, कि हम वहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं उन्हें हम पुल बैक कर लें, और वो हज़ारों में थे। हम्म। ठीक है, तो हमने पुल बैक की है। ठीक। तो ये इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये ख्याल था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस रियासत पाकिस्तान को इंडिया के तनाजुर में सर्व कर सकती हैं। हम्म। तो शायद ये रीज़न थी कि वो एक सेगमेंट जो इन्हें सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा तो था। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आपने कहा कि इंडिया को हम चाह रहे थे कि इस हवाले से भी इनको इस्तेमाल किया जा सके। ये 96 से जो 2010-11 तक का पीरियड है, इसमें क्या हुआ? ये हमारे हाथ से निकल गए, हम इनको यूज़ ही करते रह गए। मुझे याद है उस ज़माने में कहा जाता था कि ये खुद धमाके करवाते हैं। वो एक बात है ना। अभी तक भी कहा जाता है कि जी वो ऑपरेशन क्या करना है, इनके अपने लोग हैं। क्या हुआ था? बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि आपने चार्ली विल्सन वॉर पढ़ी हुई है, पाकिस्तानी सॉइल पे, पाकिस्तान के अंदर हमने 5 लाख, यानी ये उस वक़्त की फिगर है जब वो किताब लिखी गई, 5 लाख जिहादी पाकिस्तानी तैयार किया हमने। ठीक। अब वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में था। हुँ। बहुत सारे जाके अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स, गुलबदीन हिकमतयार हो गया, दोस्तम हो गया, अहमद शाह मसूद हो गया, रब्बानी हो गया उस वक़्त के, और फिर जब उन्हें अबैंडन किया तो सारे मुल्ला उमर के साथ आ गए। ठीक। ठीक है। लेकिन उसके बाद वो उनमें से बहुत सारे थे जो नहीं अफ़गानिस्तान में लड़ना चाह रहे थे, वो हुँ। पाकिस्तान वापस आ गए। अब एक जो उनके अंदर था सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, हुँ। फिर साथ यहाँ पे उन्हें जो माइंडसेट उनका प्रिपेयर किया गया था कि कोई भी जो अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, ये इस्लामी जिहाद है, हुँ। और उसके बाद अगर आप कहीं भी गैर इस्लामी चीज़ देखो, उसके खिलाफ आप उठ खड़े हो। उठ खड़े हो। तो ये माइंडसेट था जिसकी वजह से फिर दूसरे कुछ ताकत का एहसास बड़ी अहम हुँ, चीज़ होती हुँ, है। हुँ। जब आप कमांडर्स को ताकत का एहसास हो कि हम पूरी रियासत को यरगमाल कर सकते अच्छा, हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि 80s ऑनवर्ड्स हमारी ये पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसमें खालिद साहब को मैं अगेन रेफ़र करूँगा। वो तो कहते हैं कि जब ईरान में चेंजेज़ आईं, तो फिर पाकिस्तान में चेंजेज़ आना जो है वो लामहला ये होना ही था। सिपा सहाबा के बनने में भी वो कहते हैं कि इसमें भी जनरल ज़िया दौर का एक बहुत बड़ा एक उनका अपनी पॉलिसी के तहत हुआ। तालिबान का भी ऐसे ही है। 79 ऑनवर्ड्स हम मुसलसल यहाँ पर जिहादीज़ जो हैं उनको पनाह तो दे रहे थे, लाकर बिठा रहे थे, और उस वक़्त ये मुजाहिदीन थे, तो अमेरिका भी खुश था, हम भी खुश थे, सब चल रहा था। रियासत इनके साथ कितना इन्फ्लुएंस रखती है? ये जो बात है कि रियासत इनको डील करने में नाकाम है, रियासत के अपने लोग हैं, अच्छे तालिबान हैं, बुरे तालिबान हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, रियासत इन पे जो इन्फ्लुएंस रखती थी माज़ी में, वो अब कुछ जमातों पे तो रखती है, हुँ। लेकिन बहुत सारी जमातों पे वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं है जो माज़ी में था। हुँ, हुँ। चूँकि इन जमातों को एहसास हो चुका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि इनका जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो भी है रियासत के हवाले से। हुँ। कई मामलात ऐसे हुए जिसमें जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफ़िसिट आ गया। मसलन सबसे बड़ा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इलियास कश्मीरी हुँ। एक देवमालाई किरदार ट्रू। के तौर पे उसे, वो था भी कुछ अजीबो, वो भी 7-8 दफ़े बॉम्बिंग में जी, मरा, लेकिन नहीं था मरा। बिल्कुल। ठीक है? और पाकिस्तान के अंदर आखिर में इवन रहमान मलिक साहब उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 2 दफ़ा दावा किया 2 दफ़े दफ़ा कि वो किया। मार के। उसके बाद 3 दफ़े क्लेम तो उधर करज़ई गवर्नमेंट भी कर गई। जी, जी। ठीक है? वो स्टेट डिपार्टमेंट ने ही मेरा ख़्याल है उस हवाले से 1-2 स्टेटमेंट्स इश्यू की। लेकिन वो अच्छा, ये बात ठीक है कि 2 दफ़े ज़ख्मी हुआ, सर्वाइव कर गया। हुँ।
मसूफ जो थे वो एसएसजी रिटायर्ड थे और रिटायर्ड कमांडो। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली हरकतुल जहाद इस्लामी, कारी सैफुल्लाह अख्तर, मशहूर कारी सैफुल्लाह अख्तर की। हम्म, और उसका जो ब्रिगेड 313 था उस पे। और ये भी लिखी पड़ी बात है कि कोई इंडियन साइड से पाकिस्तान में इंट्रूशन हुई, कोई 2 लड़कियों को उठा के ले गए वो ग्रुप, और अगले दिन उनकी लाशें पाकिस्तानी सरहद के इधर एलओसी के इधर जो है वो फेंक दी गई। देवर ब्रूटली गैंग रेप्ड, हम्म, जिस पे बड़ा इश्ताल फैला इलाके में और आज़ादी तंजीमों में। हम्म, और ये बात गालिबन 2001 की है। ठीक। और उसमें इलियास कश्मीरी अगले दिन क्रॉस कर गए एलओसी, हम्म, और उन्होंने वहाँ पे कोई एक्टिविटी की और उस मेजर को मारा, उसका सर काटा, बैग में डाला, और फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। उन्हें जनरल मुशर्रफ को वो सर पेश किया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त उन्हें 2 लाख इनाम दिया। अच्छा, राइट। दैट्स हाउ क्लोज दे वर। हाँ हाँ। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ पे 2 अटैक हुए, चीची डंडा वाला और दूसरा। उसमें पहले अटैक में उठाया गया, इन्हें टॉर्चर किया गया और छोड़ दिया गया। सेकंड टाइम इनके बच्चों को और बीवी को भी उठा लिया गया। हम्म, अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो इन्वेस्टिगेशन आ रही थी उसमें ये पता चला जनाब, ये जो है इसमें कहीं ना कहीं 3-4 नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं। लश्कर जंगवी, ब्रिगेड 313, ठीक। और उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम भी आया। अच्छा, ठीक हो राइट। गया। वो बाद में पता चला कि जनाब वो किसी ने जाके जैश ए मोहम्मद के सरकर्दा रहनुमाओं से कहा कि एक ने एक काम करना है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, ठीक हो गया। तो वो इस तरह उनका कंट्रीब्यूशन भी हो गया। माशा। तो अ, जब वो सेकंड टाइम अरेस्ट हुए, उन्हें छोड़ा गया, तो वो सीधा वाना गए अच्छा। और सीधा जाके उन्होंने फिर, चूंकि एसएसजी कमांडर थे जब वो, तो इन जहादियों को वो अफगान जिहाद के दौरान ट्रेन किया करते थे, हम्म, तो जहादी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। हम्म, तो फिर वहां पे जाके उन्होंने अपना एक नेटवर्क अलहदा बनाया, यानी था वो टीटीपी ही, हम्म, लेकिन फिर उन्होंने जो तबाही फेरी पाकिस्तान के हम्म। अंदर, यानी जीएचक्यू अटैक वाज प्लान्ड बाय हिम। जीएचक्यू अटैक, कामरा एयरबेस। मैं वे कामरा एयरबेस, आईएसआई ऑफिस लाहौर, मेहरान मेहरान एयरबेस और मेहरान गेट वाला मामला, वो जी। सारे वो जितने हुए, हम्म, वो इलियास कश्मीरी और वो जो उस्मान उर्फ अकील, डॉक्टर उस्मान उर्फ हम्म। अकील, वो उसको वो भी एग्जीक्यूशन उसकी भी हो गई। तो इन्होंने ये किया। वजह क्या हुई कि कहीं ना कहीं या तो उनका नहीं था कोई रोल, और उन्होंने फील किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, हम्म, तो उन्होंने रिटेलिएट किया। ठीक। या फिर उनका रोल अगर था भी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी एफर्ट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल कर देता हूँ, क्योंकि ये वो जो चल रहा है ना तकफीरी और बाकी, हम्म, फिर मुशर्रफ का इमेज भी ऐसा डेवलप हुआ है लिबरल, हम्म। और उस चक्कर में फिर जितने हमले हुए हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। बेसिकली लाइंस ब्लर हो गई थी एग्जैक्टली। बड़ी हद तक इन इदारों और उन इदारों के दरमियान लाइंस जो थी वो ब्लर थी, ये एक दूसरे के। और इलियास एग्जैक्टली। कश्मीरी का केस, अच्छा। अच्छा, उसमें एक और भी फैक्टर था कि हमने कुछ लोग उठा के दिए भी थे, अमेरिका को, जो कि मुशर्रफ साहब ने वो खुद अपनी वो किताब में। वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गए ना। हम्म, उस पे भी ट्रस्ट, वो जो डेफिसिट था वो मजीद बढ़ गया कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग जो खुद पाकिस्तान ही तो बिठाए हुए हैं यहाँ पर खुद लाके ही ट्रस्ट। बिठाए हैं और उनको उठा उठा के आप दिए जा रहे हैं, हम्म, तो वो भी। और फिर उसके रिटेलिएशन का आप अंदाजा ये लगाएं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाद में बनी, लेकिन वहां पे जो पहला ट्रेस था ना टीटीपी का, उस जिसने फॉर्म की, उसका नाम था अब्दुल्ला महसूद। जी। ग्वांटानामो बे से उसे रिलीज कराया गया, ये इनोसेंट है, इसकी एक टांग नहीं है, ये चल भी नहीं सकता, तो ऐसे इसको कर लिया, बड़ी एफर्ट की उसको रिलीज कराने में। वो मसूफ रिलीज होके आए तो पहले दिन ही उन्होंने फिर क्या काम किया, यानी आते ही अगले 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने चाइनीज इंजीनियर अगवा कर जी, लिए। जी, जी, बिल्कुल। याद है आपको। हम्म। तो उससे ये दाग बेल पड़ी, और टीटीपी मार्ज वजूद में आई। फिर कमांडर नेक मोहम्मद, और फिर सारे ये अब्दुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, उनके सारे सारे बिल्कुल। वो उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई, और फिर उन्होंने जितने ये स्प्लिंटर्स थे हम्म, इनको इकट्ठा किया। ठीक। अच्छा, इसके पीछे भी मैं जाती तौर पे महसूस करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है। मसलन एक वक्त में ये होता था कि नेटवर्क्स यही इस्तेमाल होते थे, लेकिन क्लेम करती थी टीटीपी। हम्म, लेकिन जब कोई इस तरह का मामला होता था सेक्टेरियन, हम्म, तो उसको क्लेम ये कर लिया करते थे एलईजे। फिर बाद में और भी जैसे जंदुल्ला आ गई जमात, जी। एंटी शियाइट बलोचिस्तान की। बलूचिस्तान में, और इसी तरह ही दूसरी जमातों ने भी यही मॉडस ऑपरेंडी इख्तियार करना शुरू कर दिया। मसलन मून मार्केट का धमाका
जो है वो 16 वाला? 16 वाला, हुँ। वो 16 वाला नहीं, मून मार्केट उससे पहले हुआ है। 10 में ग़ालिबन एक 10 में 2 10 2 धमाके हैं ना मून जो मार्केट में। बड़ा वाला एक तो हुआ जो गुलशन इकबाल पार्क में नहीं, हुआ, वो 16 वाला है, वो 16 में हुआ। वो 16 में हुआ। ठीक। जो मून मार्केट के अंदर जिसमें कुछ तैयार होती दुल्हनें झुलस गई, जी, 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 बच्चे जी, मारे जी। गए, ख़वातीन की बड़ी तादाद बॉडीज़ झुलस गई, वो धमाका टीटीपी ने क्लेम किया था। हुँ। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि बहावलपुर में मुकीम एक हकीम साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो जैश-ए-मोहम्मद से है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पंजाबी तालिबान में भी एक अहम हैसियत रखते हैं। हुँ। उन्होंने वो बंदे को लॉन्च किया था इधर, सुसाइड ठीक, बॉम्बर ठीक। को। तो उससे यही अंदाज़ा हुआ कि ये जितने ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप है। हुँ। और जब वो कार्रवाई करते हैं इस तरह की जहाँ पे रियासत को नुकसान पहुँचाना है, तो वहाँ पे वो टीटीपी का बैनर यूज़ करते हैं। हुँ। और अगर कोई सेक्टेरियन या इंडिविजुअल टारगेटेड किलिंग करनी हो तो वहाँ पे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उससे अगला जो दौर आता है 2009, 10, 11 बहुत से धमाके, ऑपरेशन राह-ए-निजात, राह-ए-रास्त एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन जो सिपा-सहाबा के हवाले से या लश्कर-ए-जंगवी जिसको कहते हैं, वो जो एक नया दौर आया, वो आया 2014 ऑनवर्ड्स। जब पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और शुजा खानज़ादा जो थे वो वो होम मिनिस्टर थे। और उस ज़माने में जो है वो एक ऑपरेशन हुआ, बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें मलिक इसहाक का जो एनकाउंटर किलिंग है, वो भी सामने आई। ज़रा मलिक इसहाक का जो कैरेक्टर है, इसके बारे में हमने बड़ी मिथोलॉजी भी इसके अराउंड बिल्ड थी उस ज़माने में, अखबारों में आता था। वो मैंने पढ़ा है कि एक जज को उन्होंने इस तरह से धमकी दी, वो एटीसी का जज था, वो बीच में पर्दा-शर्दा भी था कि इसको नज़र ना आए, लेकिन उसने कहा तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे बच्चे यहाँ रहते हैं, तुम्हारी बीवी यहाँ रहती है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा, तुम फैसला। और उसने फैसला फिर ज़ाहिर है उनके हक में दे दिया। ये ज़रा इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा बताइए? मैं इस कैरेक्टर के बारे में पहले आता हूँ, लेकिन मैं आपको वो मोडस ऑपरेंडी जो आपने ठीक। जज का किया ना, हुँ। मुझे रियाज बसरा का किस्सा फिर याद आ गया। हुँ। मियाँ चन्नू में आपको याद होगा कि एक सुसाइड बेल्ट बनाते हुए घर में धमाका हो गया था। ठीक, ये भी 2009 के लगभग की बात है। ठीक, ठीक, ठीक। और जिस बंदे के घर में धमाका हुआ उसका नाम था मास्टर रियाज। मास्टर रियाज जो है वो लश्कर जंगवी का, वो खुद भी जख्मी हुआ, बंदे मार भी गए। कोई 2 हुँ। उसके मेहमान आए थे जो कि प्रोबेबली सुसाइड बॉम्बर थे। हुँ, हुँ। वहाँ पे कोई अगले दिन बहुत बड़ा कोई प्रोसेशन था, 2 दिन 3 दिन बाद। शिया प्रोसेशन। हाँ, ठीक। उस पे उन्होंने हमला करना था। मैं वहाँ पे मियाँ चन्नू पहुँचा कवर करने के लिए। हुँ। वहाँ पे जाके जब वो किया तो पता चला कि ये पहले भी अरेस्ट हो चुका था, अच्छा। एक दफ़े। जिस बंदे ने अरेस्ट किया था उसका नाम था रियाज़, हाँ। वो डीएसपी था। ठीक। तो अभी उसने इसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं डाली थी। वो सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो उसे एक फ़ोन आया। उसने ठीक। कहा कि देखो मेरा नाम रियाज़ बसरा है, तुम्हारा नाम भी रियाज़ है, जिसको तुमने गिरफ्तार किया है वो भी रियाज़ है। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगले 24 घंटे में से हम में से एक रियाज़ नहीं होगा। ठीक है। और इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि तुम एक रियाज़ को छोड़ दो। अच्छा। तो रियाज़ छोड़ दिया गया, ठीक है? तो ठीक। ये आप वह जो बात कर रहे हैं, मलिक इसहाक की मैं आपको ये बात ज़रा थोड़ी-सी तुलानी हो जाएगी। मलिक इसहाक जो है वो रहीम यार खान से ताल्लुक था, ताजिर बरादरी, लेकिन वो जो ज़हनी तौर पे वो इतना ज़्यादा कमिटेड हो गया कि शिया को मारना जो है वो सवाब है और सीधा जन्नत है, और ये हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि इससे आगे कुछ नज़र नहीं आता था। हुँ। सो नतीजा में बहुत बंदा मारा। कोर्ट में एडमिट बंदा कर रहा हो कि मैं 100 से ज़ायद शिया मार चुका हूँ। हुँ। कोर्ट में हुँ, हुँ, एडमिट कर चुका हो जज के सामने कि हुँ। तुमने जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये कमिटमेंट के अलावा बंदा ये नहीं कर सकता। ज़ाहिर है। फिर दूसरा ये कि उसने जो अपनी तंज़ीम नौ की वो सेल्स की सूरत में कर दिया उसे, ठीक। ताकि अगर कोई सेल बर्स्ट हो तो दूसरे का दूसरे को पता ना हो। बड़ी जदीद किस्म की। अच्छा। अच्छा, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार, अब उसकी रिहाई का मामला भी बीच में आएगा और फिर अब आप पे है कि आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, जब मैं वो बयान करूँगा। तो जीएचक्यू अटैक, ठीक। मलिक इसहाक जेल में है और जीएचक्यू पे अटैक हो जाता है और अज़ाब पड़ जाता है। आपके एक इंटेलिजेंस यानी ऑफिस जो उसका सेंट्रल ऑफिस है, उसमें वो घुस के यरगमाल बना लेते हैं बहुत सारे अफसरान को। हुँ। अब रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू होता है। रेस्क्यू करने के लिए एक प्लान तजवीज़ किया जाता है। उसमें बहुत सारे लीडर्स को लेके आया जाता है।
हुँ, जैसे कि अहमद लुधियानवी, अच्छा। ये कहीं रहीम यार खान में या उससे आगे कहीं पाए जा रहे थे। इन्हें वहाँ से स्पेशली बुलाया गया और फिर मुल्तान से गालिबन या कोई करीबी इलाके से उन्हें हेलीकॉप्टर पे बिठा के जीएचक्यू पहुंचाया गया। डॉक्टर शेर अली शाह, बड़ा मोहतरम नाम है, हुँ, हुँ। उनको बुलाया गया और डॉक्टर शेर अली शाह से वो उस्मान और फ़कीर, जिसकी मैंने पहले, जी, जी। वो नेगोशिएशंस करने, एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। तो वो एंगेज इन्होंने वो शेर अली शाह से भी बदतमीजी कर दी, जो है लुधियानवी से भी बदतमीजी कर दी रिपोर्टेडली। लाहौर डेप्यूटी आर्मी चीफ का स्पेशल प्लेन लैंड किया कोलडकपत जेल से, मलिक इसहाक को निकाला गया। और ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ कि वो जो साहब उन्हें लेने आए थे, उन्होंने कहा ये अमीर साहब को आपने ये चेन्स क्यों पहनाई हुई है, उतारे ये बेड़ियां वेड़ियां, उतार के ले गए। वहां पे जाके ये भी लतीफे की बात है कि मलिक इसहाक ने अब अपने कड़के से पूछा, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मलिक इसहाक, अमीर लश्कर जंगवी। हुँ, उसने आगे से कहा, अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, मैं फलां फलां बोल रहा हूँ। हुँ। अब ये वही नेटवर्क था जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे, यही उस्मान और हमलावर था, फकीर सही। हमलावर था। उसका इल्जाम भी लश्कर जंगवी पे था। तो वहां पे उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हमारी सबसे पहले डिमांड तो अमीर साहब ये है कि आपको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा, आगे मैं जेल में और तुम्हारी स्टेटमेंट से मैं जेल में अब साड़ी जाऊंगा। हुँ, बहरहाल मलिक इसहाक ने बड़ी कामयाबी से उसको एंगेज किया, परसुएड किया। उसके जो हमलावर थे, उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। ये उस्मान और फ़कीर ने अपनी बेल्ट को बाहर फेंक के आग लगा के एक्सप्लोड कर दिया और ख़ुद वो ऊपर छत में सीलिंग के पीछे छुप गया। और वो जब वो इस तरह बाकी बंदे रेस्क्यू हो गए। वो जब बाद में सीलिंग वीलिंग को सफाई कर रहे थे, वो सीलिंग नीचे गिरी, वो नीचे गिरा, उसके साथ ही सर पे इंजरी, वो पकड़ा गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे उस वक्त थे जनरल कियानी साहब, हुँ। उन्होंने मलिक इसहाक का बहुत शुक्रिया अदा किया बनता था सर? और उन्हें कहा कि हम आपको इसका रिवॉर्ड देंगे। हुँ, उसके कुछ दिन बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, हमारे शानदार, रियासत को मां जैसे बनाने वाले हुँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मलिक इसहाक के केसेस को सुना जाए। ठीक। और उसके नतीजे में फिर वो हेयरिंग हुई। कौन थे उस वक़्त लाहौर के चीफ जस्टिस? मुझे इस वक्त नाम ज़हन में नहीं है, चलें। वाकई में नहीं है। मैंने इफ्तिखार चौधरी का ले लिया तो मैं उनका भी ले सकता था। और हुँ, फिर इनकी जमानत हो गई, ठीक। जो कि अगर आप आज भी केस पढ़ें तो जमानत नहीं बनती थी। हुँ, बहरहाल ये रिहा हो गया। फिर आपको अगली इंटरेस्टिंग बात भी सुनाता हूँ। मैं जब इनकी रिहाई हुई है तो मैं डेस्किंग कर रहा था इस्लामाबाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे कोट चाहिए था। फिर मैंने एक साहब जो इनके साथ मौजूद थे, उनके फ़ोन के ज़रिए इनसे सलाम दुआ ली। वो भी बड़े तगड़े आदमी होंगे। वो भी तगड़े आदमी। अभी भी हैं? हाँ, तो उनके फ़ोन से मैंने इनसे सलाम दुआ ली, इनका कोट लिया और इन्होंने मुझे कहा कि मैं अब जो है वो ज़िंदगी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक गुज़ारूँगा। ये सब रिहा हो गए और उसके बाद उन्होंने उन्हें एक लेजिटिमेट रोल देने के लिए सिपाही साहबा का नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया, ठीक। जिस पे लुधियानवी एंड कंपनी खुश नहीं थी। हुँ, बहरहाल क्योंकि इतना मजबूत आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो आप तो उसके बाद वो जो हमारी एक दफाए पाकिस्तान काउंसिल बनी थी, हुँ। एक दिन उसकी स्टेज पे नजर आ जी, गई, जी, जी। आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। तो वो भी यानी इनका रोल अब मुआशरे में स्ट्रेंथन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो उनका यहाँ पे था ना कि शिया को नहीं छोड़ना, हुँ। वो नहीं निकल पा रहा था। और इसकी गवाही अगर आप कभी इंटरव्यू करें सुहेल जफर चट्टा साहब को, जो बड़ा लंबा अरसा डीपीओ रहे हैं जी, जी, जी। रहीम यार खान, और उनकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, तो वो आप, जो अब एंटी करप्शन जो अब सीसीडी जो अब सीसीडी पे आ गए हैं। सीसीडी ठीक। पे आ गए, तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि इनको कोई न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन वो भी वो हाथ हैंड्स अप हो गए। मीनवाइल इनका बेटा जो है वो कोयटा चला गया। कोयटा जाके वो वहाँ पे, चूंकि इनका नेटवर्क अच्छा मजबूत था, हुँ, तो वहाँ पे उसने लीड करना शुरू कर दिया और एजेंसीज ने इनके बेटे को उठा लिया, इनको ये समझाने के लिए कि अब आप ये हरकतें ना करें। हुँ। लेकिन वो मामलात नहीं बने। फिर वो भी मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह इस्लामाबाद मुझे जाना था, मैं 5 o'clock निकला, तो मुझे एक साहब का फ़ोन आया, वो इन्हीं के माजी के नेटवर्क्स में से थे। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं चूंकि एक बड़ा बाखबर आदमी हूँ और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हूँ, तो उनकी आवाज़, और ये सुबह 5:30 बजे का वक्त था ठीक। और मैं उस वक्त तकरीबन भेरा के करीब पहुंचा हुआ हुँ, था, हुँ, हुँ। अकेला ही था।
तो उन्होंने कहा कोई इत्तला मिली है आपको? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? उन्होंने कहा मलिक इसहाक को मार दिया गया है। हम्म, मैंने गाड़ी उधर ही लगा ली। सबसे पहले मैंने उठ के हमारी जो ब्यूरो चीफ थी उन्हें फ़ोन किया, बैठ रोक के गाड़ी। ठीक। मैंने कहा ज़रा तैयार हो जाओ, चूँकि मैं रास्ते में, मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता उस तरह खबर की। मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, मैं तुम्हें पास ऑन करता जाऊँगा, तुम खबर खबर बहुत बड़ी है। हम्म। तो फिर मैंने फ़ोन करना शुरू किए, कोई चक्कर नहीं कि इतने अर्ली, और फिर सीटीडी और कन्फर्मेशन देते हुए भी थोड़ा-सा ज़रा कंफर्मेशन देते हुए भी, फिर लकीली मेरे ना फ़ोन में से निकल आया, और मैं उन साहब का नाम भी भूल गया हूँ, डीपीओ मुज़फ्फरगढ़ का नंबर, और ये हुँ, वाक़या मुज़फ्फरगढ़ में हुआ था। ठीक। मज़े की बात ये कि उनके एक डेप्यूटी थे, मलिक साहब के, हुँ, उनको भी मैं फ़ोन कर रहा था, तो उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग पे जा रहा था। अच्छा, तो मैंने डीपीओ मुज़फ्फरगढ़ से पूछा कि ये वाक़या हुआ है? उन्होंने कहा जी हुआ है, लेकिन हमने नहीं किया, सीटीडी मुल्तान ने किया है। ठीक। मैंने कहा कितने अफराद, इलाका तो आपका कितने अफराद है? उन्होंने कहा जी बाकी डिटेल्स वही आपको देंगे, लेकिन 12 अफराद जो हैं वो उसमें, वो गालिबन 12 ही उन्होंने बताए। मैंने अगला सवाल उन डेप्यूटी साहब का नाम लेके किया, वो भी इनमें शामिल है? उन्होंने कहा जी वो भी इनमें शामिल है। हुँ, तो इस तरीके से वो कोर्ट लिया, फिर सीटीडी ने कोई 2 घंटे बाद अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया कि उनको निशानदही के लिए लेके जा रहे थे, तो उनके अपने ही साथियों ने हमला कर दिया छुड़ाने के लिए, वो तो ऐसे ही होता है और हमेशा। अपने ही साथियों की गोली से वो भी मचल बसे और वो भी साथी चल भी चल बसे, बसे। साथी भी चल बसे। ठीक। तो ये है, और उनका जो अदरवाइज़ मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने आते ही सबसे पहला काम तो ये भी आपको मैं, मतलब रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उन्हें आते ही सिपाही साहबा की लीडरशिप से कहा था कि अकाउंट्स की डिटेल मुझे दीजिए। क्या आया? कहाँ स्पेंड किया? तो हुँ, उसपे जवाब ये दिया गया कि हम जो हैं वो बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन है, और हम अकाउंट्स डिटेल नहीं रखते। उसपे उन्होंने उन्हें काफ़ी खींचा। फिर यहाँ तक पहुँच गया मामला कि इनका जो डेप्टी थे, गुलाम रसूल शाह गालिबन उनका नाम था। ठीक। याद आ गया हुँ, मुझे नाम। हुँ, तो वो भावन नगर में कोई जलसा था जहाँ पे इनके वो जो सेक्रेटरी जनरल थे ढीलों साहब, वो खिताब कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि गुलाम रसूल शाह और उनकी टीम आ रही है, तो उन्होंने जलसे के एहतिताम का ऐलान कर दिया। तो वही वहीं पे उन्होंने उनको पिटाई-शिटाई कर दिया कि गुलाम रसूल शाह एंड कंपनी ने। हुँ, सो वो सिपाही साहबा के अंदर भी कोई जो कि अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम अहले से सुन्नत, ऑपरेट कर रही थी। एग्ज़ैक्टली अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ऑपरेट कर रहे। उसके अंदर भी जो है वो अ, कोई तब्दीलियाँ लाना चाह रहे थे, हुँ, रेडिकल किस्म। हुँ, हुँ, तो एक कंस्पिरेसी थियरी जो है वो ये भी है कि सिपाही साहबा या अहले जमात अहले सुन्नत की लीडरशिप को पहले आगाह कर दिया गया था इस हवाले से। हुँ, हुँ, और दूसरा इनका कि इनको कि इनको किया जाए, दूसरा इनका इंटरनेशनल स स्टेचर बहुत क्या शानदार क्या हो इसकी गया। वजह ये है कि सॉर्ट ऑफ अप्रूवल भी उनकी एक तरह से कि और उनकी भी तरफ से हो गया चलो चीज़ चंगा है जान छूटी। वो सॉर्ट ऑफ अप्रूवल तो मैं नहीं कह सकता, आप अली क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अप्रूवल से मेरी मुराद वो नहीं है कि उन्होंने इजाज़त दे हाँ, दी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जिसे कहते हैं ना एक नॉड हाँ, कि ओके, ओके, हाँ, वो खुद भी चूँकि तंग तंग आए थे। हुए थे, तो वो नॉट, लेकिन दरमियान में ये भी इत्तलात आईं कि ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि अब मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, हुँ, कंट्रोवर्सी बड़ी बन जाएगी, कि स्पेशल प्लेन पे ये गए एक ब्रदर मुल्क में, हुँ, हुँ, इन्हें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे किसी डिग्निटरी को दिया जाता है, और उस वक़्त वहाँ पे ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इनका अच्छा, जो इंटरनेशनल स्टेचर था वो भी एक डेवलप होना शुरू हो गया, और आप अगर आज भी उठा के देखें तो द मोस्ट फियर्ड टेरर नेटवर्क लश्कर जंगवी के बारे में इस्तेमाल होता है। हुँ, तो वो ये इमेज में मलिक इसहाक का जो है वो बहुत बड़ा रोल था। हुँ, यानी जो अ, नहीं कर पाए काम अकरम लाहौरी या रियाज रियाज़ बसरा बसरा या या इवन जंगवी साहब खुद भी जंगवी साहब, वो मलिक इसहाक ने किया वो काम, कि बहुत मिराज पे ले गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइज़ेशन को। अच्छा फाइनली अभी बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। जो बड़ा ग्रुप है, नाम जिसका सबसे ज़्यादा इस वक़्त मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के अंदर जो तमाम ग्रुप्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा नाम बजता है वो बजता है मसूद अज़हर साहब का। मसूद अज़हर साहब जो हैं ये भी एक बड़ा एक देवमालाई किरदार आपने अभी थोड़ी देर पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो इनका भी एक देवमालाई किरदार है कि जिसमें ये अफ़गानिस्तान जाते हैं, ये तैयारा हाईजैक होता है, ये छूट के चले जाते हैं और अफ़गानिस्तान वाले भी इनको कुछ नहीं कह सकते और पाकिस्तान वाले भी इनको कुछ नहीं कह सकते, इंडिया वाले भी कुछ नहीं कह सकते। ये कैसा किरदार है? जी। कमाल। आपने कभी मसूद अजहर साहब की तकरीर सुनी?
ऑनलाइन। फायर ब्रांड, बिल्कुल। उनकी तहरीर पढ़ी है? तहरीर नहीं पड़ी। बड़ी शानदार अभी तहरीर। जब इंडियन स्ट्राइक्स हुई थी, उसके बाद इनके उसके कुछ बाद खत उनका होता एक है। बिल्कुल, बिल्कुल वो पढ़ा मैंने। मसूद अजहर साहब जो हैं, ये बुनियादी तौर पे इनकी मामलात जो थे, मतलब आप 3 मैं आपको कैरेक्टर्स का ज़िक्र करने लगा हूँ। कारी सैफुल्लाह अख्तर, अब कारी सैफुल्लाह अख्तर नाज़रीन की थोड़ी-सी कन्वीनियंस के लिए, कारी सैफुल्लाह अख्तर वो हैं जो जब बेनज़ीर भुट्टो के सेकंड इरा में जो एक कंस्पिरेसी आई जी, थी, जी, जी। जिसमें एक कू अटेम्प्ट। कू अटेम्प्ट थी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर मुस्तनसर बिल्ला बिल्ला वाली। और वो मेजर जनरल अब्बासी जी, वाली, जी, जी। उसमें जो सिविल साइड से सपोर्ट थी, हुँ, वो कारी सैफुल्लाह अख्तर की थी। ठीक, और बाद में कारी सैफुल्लाह अख्तर स्टेट विटनेस बन गए, ठीक, बिल्कुल, इनकी बिल खलासी हो गई। उसके बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर साहब वो साहब हैं जो मुल्ला उमर के मिलिट्री एडवाइजर थे। अच्छा। और वो जो मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा ना कि एक फर्द जो है वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके आया हुँ, मुल्ला उमर को हुँ, कंधार से, ठीक, वो कारी सैफुल्लाह अख्तर थे। सही हो गया। फिर उसके बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर पाकिस्तान में रहे, फिर पाकिस्तान छोड़ के वो चले गए। जब शोर पड़ा तो पता चला कि कुछ अरसा ये सऊदी अरब मुकीम रहे। फिर सऊदी अरब में से निकाल दिया गया और ये ठीक। दुबई तशरीफ ले आए। हुँ, हुँ, दुबई में ये खबर भी फाइल की मैंने ही। दुबई में 2005 था गालिबन, या 4 था। ठीक। पाकिस्तान ने जो पहला, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहला जो ऑपरेशन अब्रॉड किया, हुँ, वो कारी सैफुल्लाह अख्तर की गिरफ्तारी के लिए किया था दुबई में, हुँ, हुँ, और उनको गिरफ्तार करके ले आए। ठीक। फिर कारी साहब जो हैं वो कहाँ गए कुछ पता नहीं, क्योंकि ये वो दौर था जब वो मुशर्रफ पे अटैक वटैक हुए थे। ब्रिगेड 313 वाली चीज़ भी उभर के सामने आ रही थी। फिर कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये कुछ नहीं पता। फिर सडनली बेनज़ीर वापस आती हैं, कारसाज पे अटैक होता है, बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि ये कारी सैफुल्लाह अख्तर ने प्लान किया। हुँ, और जब हम अपने सोर्सेज को चेक करते हैं तो पता चला कुछ अर्सा पहले कारी साहब सडनली कहाँ से नमूदार हुए, हुँ, ये नहीं बताया जा सकता। ठीक। तो ये कारी सैफुल्लाह अख्तर थे। उनके साथ एक आजकल आप टीवी पे वो कमिटेड आदमी है, फजलुर रहमान खलील, जी, जी, जी। आप उन्हें बड़े अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल। तरीके से जानते हैं। लाल मस्जिद के दौर से वो जी, 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 वफ़ाकुल मदारिस वग़ैरह के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मौलाना मसूद अज़हर, ये तीनों एक ही जमात में थे, अच्छा। जिसका नाम था पहले हरकतुल अंसार, फिर हुँ, वो हरकतुल मुजाहिदीन हुई, ठीक। फिर हरकतुल मुजाहिदीन के अंदर से ही निकली हरकतुल जिहाद इस्लामी हुँ, और जैश ए मोहम्मद। ठीक। जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अज़हर जब तिहाड़ जेल से रिहा हुए, हुँ, लैंड किया इनका तैयारा अफगानिस्तान पे, बिल्कुल, कंधार। कंधार में, वहाँ पे उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, कुछ गाड़ियों में वो बैठे और वो तालिबान उन्हें ले गए। हुँ, उसमें जो है वो वाक़या है कि उस वक़्त जो वो मिनिस्टर छोड़ने आए थे इन्हें, वो जब जाने लगे अपने त्यारे में तो इन्होंने कहा 1 मिनट रोको, मेरे वो कुछ रुपए इंडियन जेल में जाते हुए लिए थे, वो रुपए मुझे दे के जाओ। तो इंडियन मिनिस्टर ने वो रुपए पे किए और कहा कि ये मैं तुमसे वापस भी लूँगा। तो यानी इस तरह के फ़िल्मी सीन भी उधर चलते रहे। फिर मौलाना पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि इन्होंने शादी की, हुँ, और इनके निकाह की जो तकरीब हुई वो लाहौर में ही गालिबन हुई थी। ठीक। मौलाना आज़म तारिक ने इनका निकाह पढ़ाया। हाँ, उसके बाद ये कराची चले गए, दारुल उलूम अल इस्लामी अल अरबिया, ठीक। बिनोरी टाउन हुँ, हुँ। जो है उसमें इन्होंने, मशहूर जो मशहूर कराची मशहूर का। कराची 2 है ना, एक एक बिनोरिया जामिया है, बिनोरिया है और एक एक बिनोरी बिनोरिया और टाउन एक है। बिनोरी टाउन है। हाँ, और बिनोरिया की बात हम कर रहे हैं, सॉरी। ठीक, तो उसमें इन्होंने जाके खताब किया और वहाँ पे इन्होंने जैश ए मोहम्मद की बुनियाद रखी। ठीक। और वहाँ पे जो है उस वक़्त वहाँ के वो जो बाद में शहीद भी हो गए थे टारगेटेड किलिंग में, उन्होंने इनको सपोर्ट का ऐलान किया। लेकिन ये अगली इन्फॉर्मेशन जो एक्सक्लूसिव है, इन्हें जो सबसे जो मुल्ला उमर ने फंडिंग की, हुँ, पैसे भेजे जमात के लिए, और उसामा बिन लादेन ने डबल कैबिन गाड़ियाँ गिफ्ट की जैश ए अच्छा, मोहम्मद को। माशाल्लाह। ठीक है, इनके ताल्लुकात इतने अच्छे थे। और फिर इन्होंने, अच्छा, वो हमारे बजट में से उनको गाड़ियाँ देते थे हम, और वो वो बजट हमारे तो ये भी ये दे यूएसएड की तरह का एक सिस्टम था। बिल्कुल, ये भी देवमालाई कैरेक्टर, मतलब हुँ, इतना देवमालाई कि तिहाड़ जेल से बंदा इख्तियार अगवा हो, जो इनके भाई ने और बहनोई ने हुँ, अगवा किया। हुँ, देखे ना, मतलब कमाल था। ठीक है, वो कमाल था। और फिर उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने
और शुरू में इनकी मुखासमत भी रही है एक और ग्रुप के साथ, हुँ। पाकिस्तानी एक और ग्रुप के साथ मुखासमत रही है। इन्होंने पहली तकरीर ही जो है उसमें उस ग्रुप का रेफर दिया कि इन गैर मुक़ल्लिदों के सर काट दो, हुँ। ठीक है? तो वो अहले हदीस ग्रुप था कोई? हाँ जी, कौन-सा? जो भी अहले हदीस ग्रुप था। आप उनकी बात कर रहे हैं जी, अब? जी, जी। अच्छा, और अच्छा। फिर इनके दरमियान सुलह करवाई गई बाकायदा, ठीक। ठीक है? फिर आप ये देखें कि अहमद उमर शेख, डैनियल पर्ल वाला, हुँ, हुँ। ठीक है? वो भी इनके साथ था, वो भी इनके इन्फ्लुएंस में, और बल्कि लोग कहते हैं शायद ये उसके इन्फ्लुएंस में थे। बहरहाल दोनों में बड़ी कुर्बत, अच्छा। ठीक है? वो भी अपनी जगह पे पाई जाती है। सो उसके बाद इन्होंने इनको एक जमात बहुत फंड करती थी, अल रशीद ट्रस्ट। ठीक। अल रशीद ट्रस्ट बैन हो गया, फिर अल रशीद ट्रस्ट ने फंडिंग बंद कर दी, तो इन्होंने उनका अभी भी मेरा ख़्याल है कराची में एक उनका भी मदरसा है रशीदिया, अल जामिया रशीदी। रशीदी, जी, जी। तो उसके बाद इन्होंने जामियातुर रशीद। हाँ, हाँ। जामिया रशीद। उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रस्ट बना लिया, अल रहमत फाउंडेशन। ठीक। और फिर इन्हें ज़ल्ज़ले के बाद मौका मिला अल रहमत फाउंडेशन को, हमारे ख़ुसूसी तौर पे केपी और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में हाँ। फील्ड हॉस्पिटल्स और स्कूल, और इन्होंने अपना नेटवर्क और एक बहुत बड़ा वेलफेयर नेटवर्क इन्होंने चलाया, ठीक। बहुत बड़ा, अल रहमत ट्रस्ट पे। फिर अल रहमत ट्रस्ट जो है वो भी बैन हो गया, जैश भी बैन हो गई। फिर इन्होंने अपने इसको खुदामुल इस्लाम के तौर पे लॉन्च किया, ठीक। और अल रहमत ट्रस्ट का भी जो है वो नाम तब्दील कर दिया, हुँ। समथिंग फाउंडेशन करके रख दिया। फिर खुदामुल इस्लाम भी बैन हुई। अब वो बैन खेल के ना वो हम लोग इतना हो गए थे कि अब वो बैन है या नहीं है, हम जैश ए मोहम्मद कह रहे हैं। हुँ। क्योंकि मसला ये है कि वो बैन होने के बाद फौरी तौर पे रीनेम कर जाते थे, सरफेस कर लेते थे। वो करण थापड़ यही तो हर दफ़ा हर इंटरव्यू में पिटता होता है, वो कहता है नए नामों से आ जाते हैं, डॉन ने हाँ, लिखा है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो बात भी इसी तरह ही है। तो अब वो कहाँ हैं, कुछ वेयर अबाउट्स हमें हमारी रियासत भी कोशिश कर रही, लेकिन हमें नहीं पता, चूँकि देवमाला ही किरदार है, हुँ, तो तो पढ़िया नहीं जाना। पढ़े अच्छा, नहीं जाना। लेकिन आखिरी फिर मेरी यही सवाल है आपसे कि ज़ाहिर है कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो अक्सर इल्ज़ाम लगाता है कि ये ग्रुप्स जो हैं वो इसलिए ऑपरेट करने में कामयाब हैं अभी तक, और ये कर रहे हैं क्योंकि इनको स्टेट की कहीं न कहीं बैकिंग है। हमारा ये दावा है कि ये स्टेट की बैकिंग किसी ज़माने में बिल्कुल थी, उस ज़माने में ये मुजाहिदीन थे, और ख्वाजा आसिफ साहब स्काई न्यूज़ पर बैठकर कह चुके हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर कि हम बिल्कुल करते थे, अमेरिका भी करता था, हम भी करते थे। अब वेयर डू वी स्टैंड नाउ? स्पेशली विद रिगार्ड टू ये जो इंडियन साइड पर जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स हैं मुबैना तौर पर, ज़ाहिर है हम कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। इनके साथ आपके ख़्याल में एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ रिपोर्टर जिसने बहुत साल इन चीज़ों को खुद से देखा है, आपके एक्सपीरियंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे डेफिनेटिव बात बता दें, आपको क्या लगता है अभी कितना ताल्लुक है? देखिए, एक सीधी-सी बात है, मैंने आपको माज़ी के कई वाक़यात सुनाए। उसमें पाकिस्तान के अपना जितना नुकसान हुआ, यानी हमारा वो जो मेहरान पे अटैक हुआ, उसमें हमारा ओरियन तैयारा आपको याद है, जी, जी। तबाह हो गया। इंसानी जानों का जो हुआ नुकसान, वो आप अंदाज़ा, अभी तक हमारे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हम ठीक, 70,000 कह रहे हैं, इससे ज़्यादा हैं, बिल्कुल। ठीक है? हम 70, उसमें फ़ौजी भी हैं, सिविलियन भी हैं। आपने फिर वाक़या देखा एपीएस जैसे स्कूल वाले हॉरिबल वाक़ये। आपने कोर कमांडर कराची पे अटैक होते हुए भी देखा। हुँ, आपने जनरल मुशर्रफ पे 2 अटैक होते हुए देखे। आपने यहाँ पे मोइनुद्दीन हैदर वज़ीर दाखिला थे, उनका भाई हुँ। पे अटैक हुआ। आपने कर्नल शुजा खानज़ादा की बात की, ठीक है? और इस तरह फिर आपने जीएच के ऊपर अटैक है, मेरान बेनज़ीर एयरबेस भुट्टो है, पे बेनज़ीर देख लो, भुट्टो कत्ल है। ठीक है? इतना इतना मतलब उसके बाद हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम एक लोगों से ऑपरेट कर रहे हैं और वो हमें सर्व तो कुछ नहीं कर रहे, हुँ, लेकिन हमारे बंदे भी मारे जा रहे हैं और हमसे वो ली जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमने इन्हें सपोर्ट किया, हुँ, और ये बात अमेरिका भी जानता था। बिल्कुल, अमेरिका वो ऐसे ही, हिलरी क्लिंटन बिल्कुल। ने नहीं कहा हमारी सबसे बड़ी गलती थी इन हुँ, जिहादीज़ को अबैंडन करना। बिल्कुल। वो अबैंडन करके उन्होंने इंडिया का क्या किया इन जिहादियों ने? हुँ, कख भी नहीं। हुँ, क्या है? एक मुंबई अटैक है, एक पार्लियामेंट हाउस पे हमला है, छोटे-छोटे अटैक्स किए होंगे। जो पाकिस्तान के साथ किया है हुँ, वो तो उससे मैग्नीट्यूड कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो 100%। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे लिए ये बिलीव करना, अगर हम अक्ल की कसौटी पे परखें ना, तो ये नहीं हो सकता कि हम एक ऐसे साँप को जो है वो ग़ज़ा खिला रहे हैं जिसने हमें ही डसना है। तो वो वाला मामला जो है वो नहीं है जो माज़ी में था। हुँ, दूसरी बात ये कि आपको पता है कि फेंसिंग हो चुकी है। हुँ, अब कोई भी लोन वुल्फ, अच्छा ये नेटवर्क्स के ट्रेसेस तो उधर भी हैं। हुँ। हमने अबैंडन कर दिए कि आपका क्या हाल और है? उस ज़माने में भी उधर के वाले जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते वो थे। ज़्यादा इस्तेमाल होते बिल्कुल। थे। वो नेटवर्क्स उधर भी हैं, और जो इंडिया कर रहा है,
वो काउंटर प्रोडक्टिव होना ही है। हुँ, अब जो बाकी तहरीकें इंडिया में हैं, जो नॉन मुस्लिम तहरीकें हैं, हुँ, उनके बारे में भी बात कर लें, क्या उन्हें भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है? हुँ, वो तो अगरचे यही समझते होंगे कहीं न कहीं, लेकिन हमारे लिंक्स तो उनके साथ नहीं बनते। हुँ, खालिस्तान पे हमारी मॉरल सपोर्ट है, बिल्कुल है। ठीक है। किसी न किसी लेवल पे चलो फंडिंग भी होती हुँ, होगी, हुँ, बाहर हुँ, कर देते होंगे पाकिस्तानी कोई इन्हें लेकिन बाकी आपके अंदर से ही लोग उठते हैं। तो अगर आप मुझे ये कहते कि जब तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, हुँ, उस वक़्त तक पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा था और उस वक़्त तक ये नेटवर्क उधर इस्तेमाल भी हो रहे थे, तो चलें मैं मान लूँगा। हुँ, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में जब पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया, हमारी क्रिकेट बैन हो गई, हमारे इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए, हमारी इकोनॉमी डैमेज हो गई, हमारे अंदर इन इन नेटवर्क्स की वजह से सेक्टेरियन डिवाइड इतनी खौफनाक हो गई और आज भी है, बिल्कुल। तो रियासत उन्हें क्यों सपोर्ट चाइनीज़ करेगी? इंजीनियर्स को कत्ल कर चाइनीज़ रहे हैं, इंजीनियर अमेरिकन्स के साथ हमारे आके ताल्लुकात। सीपैक को सबसे बड़ा थ्रेट इन्हीं नेटवर्क से ही है ना, हुँ, तो वो क्यों करेगी रियासत उन्हें सपोर्ट? तो मेरा ख़्याल है कि अब नहीं। हुँ, और माज़ी में अफ़गान जिहाद के दरमियान हमने सपोर्ट किया इन्हें और वो चूँकि हम दुनिया भर को ज़रूरत थी हुँ, कि कि रशिया को वहाँ पे डिफीट किया जाए ताकि दुनिया को जो है वो यूनिपोलर बनाया जाए। उसमें हम भी शरीक थे माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँ। तो उसमें वो कामयाब हो गए। हुँ, उसके बाद जब अबैंडन किया ये उस वक़्त से हमारे हत्थे ही पड़े हुए हैं। हुँ। हमारी नस्लें बर्बाद कर दी पकड़ के, तो कैसे रियासत उन्हें सपोर्ट करेगी? ठीक। बिल्कुल ठीक। तो सर बहुत शुक्रिया। इट वाज़ रिवीलिंग इन मैनी मेरा सेंसेस। ख़्याल है कि इसको सेकंड पार्ट भी आपको करना पड़ेगा अभी तो मैंने बड़ा बच-बचा के बच-बचा के, और मैं भी अभी इसको सोच रहा हूँ कि जब मैंने इसको पब्लिश करना है, तो मैंने भी बड़ा बच-बचा के इसको पब्लिश करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि इसमें जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनमें कुछ फ़ेदर्स रफ़ल होते हैं, बल्कि एक और भी इश्यू है, और वो ये है कि जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमने इसको पब्लिश करना है, वो भी कहेंगे कि एक ही गल्ला कर रहे हो बैठे थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल, लेकिन इसको हम जो है वो बच-बचा के ही सही, हम इसको पब्लिश करेंगे, और इसका फिर एक जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसे, एक फ़ॉलो-अप भी जो है वो होना चाहिए। कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि अभी बहुत सारे रहते हैं, और मैंने आपसे कुछ और लोगों के बारे में, आपने रहमत शाह अफ़रीदी का ज़िक्र किया। आपने बताया कि जब आप डेली टाइम्स पे काम कर रहे थे, तो ये जो एडिटर्स थे, नजम सेठी आपके एडिटर रहे हैं, इसके अलावा आरिफ निज़ामी आरिफ निज़ामी साहब आपके एडिटर रहे हैं, मजीद खालिद निज़ामी अहमद साहब, साहब खालिद एडिटर अहमद साहब एडिटर रहे हैं। तो मैं इनके बारे में भी ज़रा आपसे पूछूँगा कि इनकी आपको कैसे बैकिंग होती थी? क्योंकि ये इनके लिए भी एक बड़ा मसला था, और हमें पता है कि सेठी साहब ने भी बड़ा इसके लिए सफ़र किया है, और भी लोगों ने सफ़र किया है इन ऑर्गनाइज़ेशंस को टेक ऑन करने की वजह से। तो इस पर हम जो है वो आपसे फिर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, आपको जो है वो इजाज़त दीजिए। अली वारसी को वन ऑन वन से मुबशिर बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। आदाब।